जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज आपका एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, ठीक है, जो कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको डिटेल में कुछ एमसीक्यूज हैं और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस में हैं जिनको अपन सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके डाउट हो आप आस्क कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ऐड जरूर हो जाना, ठीक है। बाकी कमेंट कर देना जो भी आपको डाउट हो। बाकी और भी सीरीज मैंने चला रखी है और जॉब से रिलेटेड जितनी भी आपकी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जॉब्स है उनकी भी सीरीज मैंने डाल रखी है, तो चेकआउट कर लेना जिसकी भी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो वो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। जो भी जॉब्स आपको अच्छी लग रही हो, सिलेबस जिसका अच्छा लग रहा हो और जिसको आप प्रिपरेशन जिसकी आप प्रिपरेशन इजीली कर सकते हो तो उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को लिखते हुए चलना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको पेपर में रखे हुए मिल सकते हैं। तो कॉपी पेन साथ में रखना है ना। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि छाया से बचने के लिए और हरी पत्ती की खाद के लिए, ठीक है, 2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पेड़ों की कटाई को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलोगे भाई उसको? ऑप्शंस आप देख सकते हो। द कटिंग ऑफ ट्री अप टू हाई of more than 2 meters to above shade and green leaf manures is called। क्या बोलोगे इसको? कॉपिंग बोलोगे, पोलरिंग बोलोगे, थिंगिंग बोलोगे या प्रूनिंग बोलोगे? ये तो आपको पता होगा, थिनिंग आउट, ठीक है, और प्रूनिंग कटाई छटाई वगैरह आपने सदाई इनको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है आपका पोलरिंग, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा ये क्या होता है पोलरिंग, है ना, वृक्ष को कैसे काटता है वो भी आपको भी दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे रखा है कि वन शब्द किससे लिया गया है? द वर्ड फॉरेस्ट किससे यहाँ पे डिस्कवर किया गया इस वर्ड को? जो आपका फॉरेस्ट आप बार बार सुनते हो, तो ये लेटिन भाषा का वर्ड है, फ्रेंच है, ग्रीक है, इंग्लिश है, किस भाषा का वर्ड है फॉरेस्ट? तो देखो, जो फॉरेस्ट है ये आपका लेटिन भाषा का वर्ड है, ठीक है। आपको पता है मैक्सिमम यहाँ पे क्या चल रहा है कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं यूरोपीय कल्चर या इन सभी चीजों से रिलेटेड है, क्योंकि पूरा अपना जो इतिहास था वो पूरा एकदम नष्ट कर दिया गया है, ठीक है। आप कोई भी शब्द देख रहे हो तो कहीं लेटिन, कहीं फ्रेंच, कहीं ग्रीक, कहीं इंग्लिश, किसी न किसी भाषा से निकल रहा है। वो वर्ड्स कहीं भी आप सुन ही नहीं सकते हो कि ये संस्कृत से निकल रहे हैं, इससे निकल रहे हैं, जबकि ये सारी चीजें हैं अपने ऑलरेडी, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो जो वन शब्द है वो आपका लेटिन भाषा से लिया गया है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं मिट्टी में कार्बनिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो सॉइल है उसमें आपका जो है कार्बनिक अम्ल का उत्पादन किससे होता है? अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के रख लेना भाई। तो देखो यहाँ पे आप ऑप्शंस भी देख सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, अमोनीकरण, ठीक है, अमोनिफिकेशन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रक्रिया है, मिनरलाइजेशन, खनिज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रक्रिया है, और डीकम्पोजिशन, अपघटन, सारी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है भाई। तो यहाँ पे जो आपका कार्बनिक अम्ल की बात हो रही है तो सूक्ष्म जीव सबसे इंपोर्टेंट आपको, वहीं जब कार्बनिक अम्ल की बात कर रहे थे तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखा होगा ऑप्शन में, तो समझ में आ गया हो। तो ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, मिट्टी में कार्बनिक अम्ल का जो उत्पादन है वो सूक्ष्म जीव करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको पता होगा, सिंपल है। नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस है। अच्छा, मैं आपको एक ये बता रहा हूं कि स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, मैंने मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, मेरी खुद की क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट हैं जहां मैं पढ़ता हूं, उनको नहीं पता कि ग्रीन हाउस या सॉरी आपका ग्लोबल वार्मिंग है क्या। उनको लग रहा है नया टर्म सुन रहा हूं भाई, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। नहीं पता भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। वो बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है और क्वेश्चंस आया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उनको नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या बोलते हैं इसको। मजाक नहीं कर रहा मैं, ये स्थिति है बीएससी हॉर्टिकल्चर। और मे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपके एग्रीकल्चर में भी होंगे डेफिनेटली कि उनको ग्लोबल वार्मिंग नहीं पता क्या है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी गैस है भाई ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस? सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना, है ना। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैस के रूप में मानी जाती है। बाकी आपकी मीथेन वगैरह भी आती है, नाइट्राइड्स भी आती है, और एक आती है आपकी कार्बन जो कि एक फ्लोरोकार्बन डाई करके एक आपकी गैस आती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है। क्लोरो लिख लो, क्लोरोफ्लोरो गैस करके आपकी आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, वो भी एक ग्रीन हाउस गैसेस मानी जाती है। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस में, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, है ना। देखो, जुकाम हो रखा है भाई तो थोड़ा सा एडजस्ट करना चीजों को, आवाज में भी।
और थोड़ा सा परेशानियां हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, पेड़ के सीड्स काटना ताकि कई के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। कटे हुए तने से सीड्स पर अंकुरण को किस प्रकार किस रूप में जाना जाता है? तो देखो आप यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, इसका आंसर भी आपका जो है पोलराइडिंग है। ठीक है, तो इसका देखो पोलराइडिंग क्या होता है, ये होता है पोलराइडिंग, आप समझ सकते हो। इसमें ऑलरेडी आपने नहीं देखी होगी ये चीज। ये आपकी यूरोपीय कंट्रीज में ज्यादा चलती है, ठीक है, मेनली आपकी जर्मनी साइड। तो ये फिलहाल में देखो ये होती है पोलराइडिंग, है ना, जिसमें आपका तने को सिर्फ छोड़कर और तने को मतलब इंक्रीज नहीं होने दिया जाता है, सिर्फ पत्तियां यहाँ पे इंक्रीज होती हैं। तो ये सिंपली आप देख सकते हो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। बाकी आपने प्रूनिंग सिंपली पढ़ा होगा और ट्रेनिंग पढ़ा होगा और थिनिंग पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले, देखो थिनिंग भी आपकी एक प्रोसेस है, थिनिंग आउट आपने पढ़ा होगा, थिनिंग आउट, ठीक है। वो ट्रेनिंग अलग होता है, सदाई अलग होती है। इन जनरल मैं आपको ऊपर बोल रहा था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मेरे से, क्योंकि ट्रेनिंग अलग होता है और थिनिंग आउट आपकी अलग प्रोसेस होती है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है कि शब्द कृत्रिम साधनों द्वारा गिरे हुए या अन्यथा साफ किए गए वुडलैंड को, वुडलैंड मतलब जमीन, ठीक है, को फिर से स्थापित करने को संदर्भित करता है। जहां पे कृत्रिम साधनों के लिए मतलब जमीन को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है, लेकिन फिर से उसको कृत्रिम तरीके से मतलब अपने तरीके से वुडलैंड को एक मतलब स्थापित करना, कृत्रिम साधनों से एक जंगल को स्थापित करना, वो क्या कहलाएगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पे, द टर्म्स रिफर्स टू रीस्टॉकिंग टू फेल्ड ऑफ अदरवाइज क्लियर्ड वुडलैंड बाय आर्टिफिशियल मींस इज कॉल्ड, उसको बोलोगे आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिफॉरेस्ट्रेशन। रिफॉरेस्ट्रेशन, वनीकरण, दोबारा से आप उसका क्या कर रहे हो, वहां पे जंगल उगा रहे हो, तो उसका रिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हो, यानी वनीकरण कर रहे हो, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन, आपको पता है वनों की कटाई सिंपली, प्रोपगेशन भी आपको पता है प्रसारण करना, ठीक है, वनारोपण भी बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा, शब्दों से ही समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्लेश और बर्न की खेती को किसके रूप में जाना जाता है? भाई स्लेश और बर्न कल्टीवेशन इज ऑल्सो किसके, बर्न आप समझ रहे हो, बर्न क्या मतलब होता है? जलाना, ठीक है। तो किसका? शिफ्टिंग खेती में यही करते थे, शिफ्टिंग झूमिंग खेती में कि जमीन को जंगल को काट कर या जलाकर खाली करते थे, फिर खेती करते थे, फिर उस जगह की उपजाऊ अनुपजाऊ हो जाती तो फिर अगली जगह, तो उसको बोलते थे मिक्स्ड फार्मिंग भी करते थे और उसको शिफ्टिंग फार्मिंग। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, आपको सिंपली एक वर्ड से ही पकड़ में आ गया होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा कि वर्न यानी जलाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। बाकी ऑप्शंस में भी आपको समझ में आ रहा है, टोंगिया खेती एक प्रकार की होती है, पहाड़ों पर खेती करते हैं, टोंगिया फार्मिंग, है ना, इसकी भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने पीएटी में, कि मुख्य रूप से धान के खेत से निकलने वाली महत्वपूर्ण जीएचजी, जीएचजी का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो मुख्य रूप से धान के खेत में निकलने वाली जीएच यानी ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन सी है भाई? जीएचजी, याद रखना फुल फॉर्म, कभी भी पेपर में आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं मैं भूल गया हूँ, जीएचजी का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसेस, याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में होंगे कि जीएचजी क्या होता है, तो जीएचजी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ठीक है। शुरुआत में जब मैंने फर्स्ट बार इसको देखा था जीएचजी, बिल्कुल मैं कंफ्यूजन में था कि जीएचजी क्या होता है, तो मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, आप भी स्टूडेंट्स हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी डाउट आते हैं, ठीक है। तो पहली बार क्वेश्चंस को देखोगे तो जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैसेस, तो डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। तो आपको पता है धान के खेत में मुख्य रूप से क्या निकलती है? गैसेस निकलती है। कौन सी गैसेस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो मीथेन CH4, ये धान के खेत से बहुत ज्यादा निकलती है, और ये तब निकलती है धान के खेत से जब तापमान बहुत अधिक होता है, यानी धान के खेत में जब तापमान बहुत उच्च लेवल पे होता है, तब ये गैसेस और ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है, मीथेन। तो याद रखना, एक प्रकार की मैंने जस्ट ही आपको बताया था, ग्रीन हाउस गैसेस CO2, मीथेन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपकी एक कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है, तो याद रखना, पेपर में पूछ लेता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, ये एक मजाक वाली बात है, यहाँ पे बिल्कुल मजाक है, ठीक है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय के अनुसार, मतलब जो पॉलिसी है अपनी इंडिया की, कृषि वानिकी नीति 2014 के अनुसार क्षेत्र व वन आवरण के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब सिंपल सी भाषा में आपसे कहूं, जो फॉरेस्ट्री के नियम है 2014 के अनुसार, उसके अनुसार प्रत्येक जो राज्य है इंडिया का, उसमें कितने % वन होना चाहिए, ठीक है।
ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस पॉलिसीज के अनुसार बोला हुआ है भाई अपने से, तो उस पॉलिसीज के अनुसार उसमें तो उन्होंने बोला हुआ कि 50% वन होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक राज्य में भी यही बोला था, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। कहीं उतना मैक्सिमम भाई कहीं कहीं पे तो 15-15-10% फॉरेस्ट बचे हुए हैं उस राज्य में, उसके मैक्सिमम एरिया में सिर्फ 10% फॉरेस्ट बचे हुए हैं। तो ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की मजाकिया पॉलिसी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, 50%, ठीक है, क्योंकि जंगल धीरे धीरे सब साफ ही हो रहा है हर जगह पे। तो बस आपको किताबी भाषा में याद रखना है, बाकी प्रैक्टिकल याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप सबको पता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, जो सेल्टर बेल्ट्स होते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्री स्पाइसेस फॉर सेल्टर बेल्ट्स। बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, सेल्टर बेल्ट को क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सेल्टर बेल्ट से। देखो जो सेल्टर बेल्ट होना चाहिए, सेल्टर बेल्ट का पहले तो मतलब क्या होता है कि आपको पता है सेल्टर बेल्ट क्यों करते हैं, कि जब वो हवाएं आती है ना, फसल को उससे नुकसान ना हो, ये सेल्टर बेल्ट करते हैं। सेल्टर बेल्ट का मतलब आपको सिंपली पता होगा कि खेत के फेंसिंग कर देते हैं, ठीक है, वृक्ष लगाते हैं भाई, है ना, जिससे डायरेक्ट जो भी हवा या जो भी चीजें आ रही हो डायरेक्ट फसल को नुकसान ना करें, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान होता है फसल का, भूमि क्षरण भी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो सॉइल एरोजन भी होता है इससे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ये सारी चीजें सेल्टर बेल्ट लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे सेल्टर बेल्ट कैसे जो लगाया जा रहा है वो किस टाइप से होना चाहिए, ठीक है, किस प्रजाति में, डीप रूटेड यानी गहरी जड़ वाले होने चाहिए, या उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले होने चाहिए। तो देखो नाइट्रोजन का तो इससे कोई लेना देना है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए, ठीक है, और प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग होनी चाहिए, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है, प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर लेना है, तो फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए भाई, जितने जल्दी ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग, ठीक है, ज्यादा ग्रोइंग होंगे तो अपने को उससे ज्यादा फायदा होगा। तो सी याद रखना, जल्दी ग्रो करने वाले होने चाहिए, क्योंकि कोई आप सेंट्रल बेल्ट में ऐसा कोई पेड़ तो नहीं लगाओगे कि जो फसल पहले उग गई वो उगा ही नहीं है, तो ऐसे जो है सेंट्रल बेल्ट में ऐसे वृक्ष को लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए अधिकतर लोग यूकेलिप्टस, ठीक है, बबूल, सुबबूल, ऐसे प्लांट्स को इन जनरल यूज करते हैं, ऐसे वृक्षों को इन जनरल यूज करते हैं, जैसे इमली हो गया, ठीक है, विलायती इमली, उसको भी अपन लगाते हैं। यूकेलिप्टस, मेनली यूकेलिप्टस मैंने अधिकांशतः जगह देखा यूकेलिप्टस का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। तो फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए, ठीक है, इसको आपको याद रखना है ना, मिनिमम साइज का होना चाहिए, और एक क्राउन वेराइटी होनी चाहिए, कुछ ऐसी कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 का, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति को आवारा जानवरों से संपत्ति की रक्षा के लिए जीवित बाड़ के रूप में लगाया जाता है। तो भाई आवारा जानवरों से सिंपल भाई आपको समझ में आ गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज द प्लांटेड एज लाइव फेंसेस टू प्रोटेक्टेड द प्रॉपर्टी फॉर स्ट्रे एनिमल्स। उनसे अगर रक्षा करनी है तो किस प्रकार के पौधे लगाओगे, नीम हो गया आपका, एजा ड्रिक्टेंडिका, एनोला हो गया, मैंगो हो गया, फाइलेंथस इंबालिका, ठीक है, और आपका यूफोरबिया स्पीसीज। तो किसको आप लगाओगे, यूफोरबिया स्पीसीज। मेनली यहाँ पे नीम को क्या ही करोगे, यूफोरबिया स्पीसीज को लगाते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर जो डी यहाँ पे 11 दिया हुआ इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूफोरबिया स्पीसीज लगाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है इसमें बोला हुआ है कि जल निकासी वाले क्षेत्रों में जैव जल निकासी के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजातियां हैं। अगर किसी जगह में वाटर लोगों की समस्या है, मतलब जल बहुत ज्यादा भर जाता है, तो उस समस्या में कौन से वृक्ष लगाएं कि जिससे जल निकासी की समस्या, ठीक है, ड्रेनेज की समस्या ना हो अपने को। तो ऑप्शंस आप देख सकते हो, एलेंथस एक्सेलेशा, यूकेलिप्टस, ठीक है, गेमेलिना, एबरोरिया, ठीक है, बाकी आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हो, अल्वाजिया प्रोशेरा। तो यहाँ पे इन जनरल जो क्वेश्चन नंबर 12 में यूकेलिप्टस का यूज करते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखना, यूकेलिप्टस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है इन ऐसी जगहों में, यूकेलिप्टस बहुत ज्यादा काम आता है ना। अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, दोषपूर्ण भूमि उपयोग प्रणाली कौन सी है, कौन सी है भाई, विच वॉज इज द फॉल्ट लैंड यूज सिस्टम। तो टोंगा सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग, शिफ्टिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है एग्जाम में, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये पढ़ के जाना, अगर आपको नंबर अपने गेन करने हैं तो, बाकी नहीं गेन करना तो आप अपना जान सकते हो, मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ। दोषपूर्ण भूमि उपयोग के लिए प्रणाली कौन सी है, टोंगा सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें क्वेश्चंस में आपको लग रहा है ना कि शायद सर का ही गलत हो सकता है, एक बार उसको चेक कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली बहुत सारी चीजें क्या करता हूँ, चेक करके ही सारी चीजों को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पता होते हैं और थोड़ा बहुत दिमाग है, ठीक है, कंप्यूटर दिमाग तो है नहीं,
थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर हो जाती है कभी कभी, तो उसको देख लिया करो, सही कर लिया करो, जो मैंने बताया उसको ही मत लगाया करो, ठीक है। ये एक होता है रट्टू तोते का काम, और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वो चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत मोबाइल आपके पास होता है, सिर्फ रील देखने के लिए मोबाइल नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत उसका यूज आप किसके लिए कर लिया करो। गूगल आपके पास होता है, सारी चीजों का जवाब वो आपको दे देगा। थोड़ा बहुत जवाब आपको बुक, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज्यादा जवाब आपकी बुक्स दे देगी, उनको भी देख लिया करो, ठीक है। क्योंकि बुक्स से ही आपका गूगल बना है, गूगल खुद ब खुद नहीं बना है। तो सारी चीजों का आपको इलाज कहाँ मिलेगा? बुक्स में। बुक्स पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, जिस जल्दी का आपके पास टाइम बहुत कम होता है तो गूगल आपके पास है, ठीक है, इसको भी देख लिया करो। जैसे टाउंगा सिस्टम, इंटर क्रॉपिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो दोषपूर्ण भूमि उपयोग प्रणाली कौन सी है, बताओ फटाफट। ऑप्शन नंबर 13 आपका आंसर देख सकते हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। दोषपूर्ण भाई, दोषपूर्ण प्रणाली क्यों है, आपको इससे समझ में आएगा क्यों है भाई ये। क्योंकि यार आप देख सकते हो किसी जगह पर किसी जंगल को नष्ट करके फटाफट दूसरी जगह पर खेती करने लगना, तो इससे क्या है, इससे बहुत हार्मफुल है भाई ये चीज, है ना। इससे क्या होती है, जमीन में जो कार्बनिक आपके जैविक होते हैं, ठीक है, कार्बनिक जैविक जो जीव होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारी प्रोसेस आपकी ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं, वो नष्ट होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दोषपूर्ण प्रणाली मानी जाती है। टाउंगिया दोषपूर्ण नहीं है, इंटरक्रॉपिंग कहां से दोषपूर्ण हो जाएगी, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी नहीं है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ राइट आंसर। इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप सोच सकते हो, है ना, अगर आपको परिभाषा पता होगी, डेफिनेशन पता होगी तो पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मृदा अपरदन का मुख्य कारण, द मेजर केसेस फॉर सॉइल एरोजन। भाई सॉइल एरोजन यानी मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, बताओ फटाफट। मुख्य कारण डिफॉरेस्ट्रेशन, कल्टीवेशन, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 का डिफॉरेस्ट्रेशन, जंगल आप जितना ज्यादा काटोगे उतनी ज्यादा आपको मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलेगी। आए दिन मृदा अपरदन होता है भाई, आए दिन। क्यों? क्योंकि जंगल कट रहे हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सारी चीजें, तो ये सारी प्रोसेस डिफॉरेस्ट्रेशन से होती है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 का है, पेड़ का वह हिस्सा जो शाखाओं से मुक्त होता है, ठीक है। एक पौधे का, एक पेड़ का, पौधा पेड़ में अंतर होता है, पेड़ का वह हिस्सा जो शाखाओं से मुक्त होता है क्या कहलाता है? द पार्ट ऑफ अ ट्री विच आर फ्री फॉर ब्रांचेस इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? बर्क बोलोगे, क्लीन, ये क्लीन बोले, ठीक है, क्राउन या स्टेम, उसको क्या बोलोगे? पेड़ का वह हिस्सा जो शाखाओं से मुक्त होता है। तो भाई क्या चीज है जो शाखाओं से मुक्त होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लीन बोले, ठीक है। ये एक टाइप का स्लोगन है, आप देखना इसको, समझ में आएगा आपको, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा हुआ है कि कृषि वानिकी का कौन सा कृषि वानिकी यानी फॉरेस्ट्री में जो घटक है वो कौन नहीं है? कौन नहीं है भाई फॉरेस्ट्री का घटक? तीन मोस्ट इंपोर्टेंट घटक माने जाते हैं। लैंड, समझ में आ गया। ट्री बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट आपका एनिमल भी होगा। वाटर यहाँ पे आपका फॉरेस्ट्री का इंपोर्टेंट घटक नहीं है, याद रखना। थ्री मेजर इंपोर्टेंट घटक है, थ्री मेजर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लैंड, ट्री, एनिमल। सी इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 17 का, जो समर्थन के उद्देश्य से अन्य पौधों के तने और शाखाओं को बढ़ाता है, विच ग्रो ऑन द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट्स फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्ट, पैरासाइट्स, इपिफाइट, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या राइजोबियम। कहां से हो जाएगा? पैरासाइट्स बिल्कुल भी नहीं होगा, राइजोबियम भी नहीं होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो समर्थन के उद्देश्य अन्य पौधों के तनों पर, शाखाओं पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बहुत सारे पेड़ों पर, ठीक है, पेड़ों पर बहुत छोटे छोटे पौधों को उगते हुए देखा होगा, तो वही आप यहाँ पे देख सकते हो, वो होता है एफिफाइटिस, ठीक है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको बोलते हैं एपिफाइटिक, याद रखना। किसी बड़े पौधे पर आप देखोगे, बरगद पर आप देखोगे, पीपल पर आप देखोगे, बहुत छोटे छोटे पौधे उगे रहते हैं। और कहीं कहीं पर जब पौधा बहुत बड़ा भी होता है तो उस पर बहुत मिनिमम साइज के पौधे भी आपके उगते हैं, ठीक है। बहुत बड़े ट्री पर मिनिमम साइज के पौधे उगते हैं। अब ये मत सोचना कि ट्री पर ट्री उगेगा, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना है। बाकी ये डिफरेंट उगता है, ठीक है। ये आपको पता होगा पीपल में पीपल निकलता है छोटे छोटे चीजों में, आपने अगर देखा होगा तो वो उसको अपन एपिफाइटिक नहीं बोलेंगे। कुछ एपिफाइटिक आपके अलग प्लांट्स भी होते हैं, तो वो यहाँ पे उग रहे हैं, उस प्रोसेस को यहाँ पे अपन देख सकते हो, ठीक है, शाखाओं को बढ़ाना। बाकी नेक्स्ट अपन बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 18 का, पेड़ की प्रजाति नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयुक्त है। द ट्री स्पाइसेस इज सुटेबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा ऐसा प्लांट है भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? फटाफट ऑप्शन देख सकते हो आप, बबूल, टीक, ठीक है, और टीक से आपका ऑयल भी प्राप्त होता है, ठीक है, टीक से, और
यूकलिप्टस और नेक्स्ट आपका बम्बूसा। यूकलिप्टस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्लांट माना जाता है, इसको डिटेल में पढ़ना, और इसकी जड़ें बहुत गहराई में जाती हैं यूकलिप्टस की। आप सिंचाई की इसको जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है यूकलिप्टस को। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैक्सिमम इसकी जड़ें, जहां तक मैंने रीड किया कि 15 फीट तक इसकी जड़ें जाती है। ठीक है, कितने फीट तक? 15 फीट तक, जहां तक मैंने रीड किया है। एक बार इसको चेकआउट कर लेना, बट मैंने अभी तक जहां तक रीड किया है कि यूकलिप्टस आपका एक ऐसा प्लांट है जिसकी जड़ें 15 फीट तक जाती है भाई, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बम्बूसा तो आपने पढ़ा है बांस के बारे में, इसकी बहुत आजकल खेती बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके आज के करता हूं मैं। जो बम्बूसा दिया हुआ है, ठीक है, बांस दिया हुआ है, एक प्रकार का पेड़ है या पौधा है या घास है, क्या है आप बताओ मेरे को। यहाँ पे ऑप्शंस कमेंट आपके लिए ओपन है, ठीक है, आप बता सकते हो। तो यहाँ पे जनरल पूछा हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, आप फैमिली से पता लगा सकते हो अगर आपको फैमिली पता है तो, ठीक है, सिर्फ फैमिली से। तो देखो, बबूल जो आपका है ये क्या है, ये बबूल आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली में बहुत सारी फैमिलीज होती है, मेमोसोडी और सेशल्पनोडी, ठीक है। तो उन फैमिली से बिलोंग करता है लेग्यूमिनेसी के अंदर बबूल, अकेसिया परिवार, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, बबूल आपका एक टाइप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी परिवार के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन सा पेड़ करता है, तो बबूल करता है, बहुत पूछता है पेपर में, याद रखना। बाकी आपका बंबू जो है तो घास परिवार से आता है, ठीक है, ये नहीं करता, यूकलिप्टस भी और टीक भी नहीं, ये नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें किसी भी प्रकार के ये आपके राइजोबियम नहीं पाया जाता, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया इन जनरल आपका क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो बंबू आपका घास फैमिली से आता है, आपको पता होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस खुले हैं, मेरे को बताना, इसका जवाब जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गली की फसल में रिक्तता पंक्तियों का उपयोग किया जाता है। जो एले क्रॉपिंग है, आपको पता है जमीन खाली पड़ी रहती है, तो इन जनरल उन क्रॉप्स में मतलब कितनी जगहों पर वो करते हैं, पंक्तियों का उपयोग किया जाता है, तो 4 to 8 मीटर्स, ठीक है, याद रखना 4 to 8 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने सर 20 नंबर, सुबबूल एक चारे के पेड़ में हानिकारक क्षार होता है जिसे कहा जाता है, क्या बोलोगे भाई। सुबबूल होता है, उसमें हानिकारक एक हार्मफुल एल्कोलॉइड पाया जाता है, उसको बोलते हैं मिमोशिन। ये बहुत हार्मफुल होता है भाई, बहुत ज्यादा विषाला माना जाता है मिमोशिन, याद रखना, ठीक है। मनुष्य के में ये उसकी अतड़ियों में बहुत नुकसान करता है, बाल झड़ाता है शुबबूल, है ना, तो आप इसको याद रखना। बाकी ऑप्शन से आपको समझ में आ रहे होंगे, मिमोशिन, सुबबूल, है ना। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा के देखोगे, चीजें बहुत ईजी है ना, पूछता भी है पेपर में बहुत ज्यादा। और एज अ डायरेक्टिन कहीं ना आप नीम से इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है, सब चीजें समझ में आती है। और निम्नलिखित में से किस प्रजाति को गरीब आदमी की लकड़ी कहा जाता है, आपको पता होगा गरीब आदमी की लकड़ी किसको बोलोगे, टीक, बबूल, नीम, बम्बू। तो देखो, बम्बू जो आपका है ये गरीब आदमी की लकड़ी कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी भी गांव में आपके जो है वो टोकरी बनाते हैं बम्बू की, और बहुत सारी चीजें बनती है बम्बू से, बहुत सारी बहुत सारी, ठीक है। तो जो गरीब आदमी की लकड़ी का रोजगार कौन दे रहा है भाई, उनको रोजगार मिलता है इससे, तो बम्बू आपका गरीब आदमी की ट्री कहा जाता है, ठीक है। नीम से तो ऐसा कुछ बनता नहीं है, बनता है बट आपका बम्बू से ज्यादा उपयोगिता और अच्छी चीजें बनती है, ठीक है। नीम का आप जनरल फर्नीचर बनवाओगे, फट जाएगा कुछ टाइम के बाद, है ना, तो ऐसा होता है, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 22, टोंगा प्रणाली भारत में किसके द्वारा शुरू की गई भाई, टांगा सिस्टम। ऑप्शंस आप देख सकते हो, हार्वर्ड, जैक बेस्टा, वोलेकर। तो किसने विकसित किया था, आपके ब्रेंडिस साइंटिस्ट थे, याद रखना, ठीक है। ब्रेंडिस भाई साइंटिस्ट थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। तो और इन्होंने बानकी में इंजीनियरिंग किया हुआ था। खैर इसका आपको इससे क्या मतलब हो, मेरे को क्या मतलब, कोई नहीं पूछने वाला कि बानकी में इंजीनियरिंग किसने किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसका डी आंसर आपका ब्रेंडिस हो जाएगा। और ब्रेंडिस ने कब दिया था, 1890 में, आप बस इसको याद रखना, ठीक है, सन याद रखिए, बाकी ब्रेंडिस से अपने को क्या लेना देना। ब्रेंडिस 1890 में, है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, बायोडीजल उत्पादन के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है, विच प्लांट इज यूज्ड फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन, कैस्टर, जेट्रोफा, लिंसीड, सोयाबीन। जेट्रोफा बिना देखे सबको पता होगा ये कि जेट्रोफा का उपयोग अपन बायो ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टोंगा, तो आपको पता है ना पहाड़ी मतलब खेती है एक टाइप की, इसको पहाड़ी खेती भी बोलते हैं टोंगा को। नेक्स्ट अपन बात करने में क्वेश्चन नंबर 24, मल्चिंग। ये तो आप हर जगह पढ़ने वाले हो, मल्चिंग का काम क्या है। तो मल्चिंग होती है एक आपका नमी संरक्षण, इसका मुख्य काम नमी संरक्षण होता है। मल्चिंग आपको पता है बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से मल्चिंग करते हैं,
आप खेत में देखोगे कि काली पॉलीथिन से बहुत सारे लोग मल्चिंग करते हैं, ठीक है। कोई कोई अरबी के खेत में आपके बहुत सारे पत्तों से ढक देता है ताकि जिससे नमी ना वो हो, नमी संरक्षण हो और खरपतवार से भी मुक्त रहे। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है मल्चिंग का, खरपतवार नियंत्रण, नमी संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य आपका यही रहेगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है। क्वेश्चन नंबर 25, पेड़ों से चारा आमतौर पर माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो 25 नंबर है ये आप पर छोड़ रहा हूं, इसका आंसर क्या आप लोग चूज करोगे और मेरे को जरूर बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों को मैं देखता हूं कि आप लोग ये वीडियोस यहां तक देखते हो कि नहीं देखते हो, कौन बता रहा है। फिर सिर्फ उनको रटने से मतलब है कि 2x की स्पीड में वीडियो चला दिया, जल्दी जल्दी उनको देख लिया, ठीक है। तो होंगे, बिल्कुल होंगे ऐसे स्टूडेंट, मेरे को पता है। तो इनका आंसर आपको बताना कमेंट में, इसका आंसर मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कौन सा ऑपरेशन शाखाओं के उन्मूलन में मदद करता है ताकि स्वच्छ बोले वाले पेड़ प्राप्त किए जा सकते हैं। विच ऑपरेशन हेल्प इज, ठीक है, इलिमिनेशन ऑफ ब्रांचेस सो अस टू ऑब्टेन ट्री द क्लीन बोले। क्लीन बोले जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका राइट आंसर आपका प्रूनिंग हो जाएगा, क्लीन बोले, ठीक है। वही प्रूनिंग करना प्रोसेस, ऊपर की उन्मूलन, इरिडिगेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, उन्मूलन होता है। ये यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं आएगा, इरिडिगेशन आना था, इसको देख लेना आप, एक बार कट कर लेना। इरिडिगेशन, इरिडिगेशन मतलब उन्मूलन, उसको नष्ट करना, ठीक है, चीजों को। तो प्रूनिंग में इन जनरल एक प्रक्रिया करते हैं और ठीक है ऑपरेशन, ताकि अधिक शाखाएं प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का, टांग्या इज, टांग्या जो है वो कौन सी भाषा का बर्ड है, टांग्या, ठीक है, बताओ फटाफट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो टांग्या जो आपका है ये बुर्मिस बर्ड है, बुर्मिस मतलब बर्मा, ठीक है, बर्मा में जो भाषा चलती है उसको बुर्मिस बोलते हैं। तो बर्मा की भाषा से लिया हुआ है और यह मैक्सिमम आपका बर्मा से ही आया हुआ है टोंगिया, ठीक है। तो बुर्मिस राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन लाया था, मैंने आपको बताया था कब लाया था, वो भी इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28, गृह बागवानी व्यापक रूप से प्रचलित है, द होम गार्डनिंग इज अ वाइडली प्रैक्टिस इज, कहाँ प्रचलित है भाई गृह बागवानी, डेजर्ट रेगिस्तान में करने जाओगे गृह बागवानी, या लोएस्ट रेनफॉल एरिया मतलब जहां पे पानी कम है वहां पे बागवानी करने जाओगे घर में। नेक्स्ट आपका हाईली रेनफॉल एरिया, जहां पे वर्षा अधिक है वहीं पे करोगे, या टेम्परेट एरिया नहीं समशीतोष्ण क्षेत्र में करोगे। तो गृह बागवानी भाई जिसके पास पानी पर्याप्त है, हम अपनी मौज मस्ती करके अपने टमाटर की वेराइटीज लगाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बैगन लगाएंगे, लौकी लगाएंगे, कद्दू लगाएंगे, तो हाईली रेनफॉल एरिया में ये सारी चीजें की जाती है गृह बागवानी। अब भाई जिसके यहाँ नहाने के लिए पानी नहीं है वो व्यक्ति क्या ही करेगा हाईली रेनफॉल एरिया में, मतलब वो गृह बागवानी करके, ठीक है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पद्धति की उत्पत्ति हुई, ठीक है, टोंगिया, टोंगिया इसकी उत्पत्ति कहां से हुई ये बताओ। तो मैंने आपको बताया जस्ट बर्मा, म्यांमार, ये सारी चीजें हैं, तो इसकी उत्पत्ति आपका म्यांमार से हुई, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे बर्मा और ये म्यांमार अपने इंडिया में ही हुआ मिले हुए थे, बट सारी चीजें अलग अलग हो गई, सारे प्रांत बाकी एशिया में ही आते हैं। पद्धति जो टोंगिया सिस्टम म्यांमार से, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, साउथ अफ्रीका में बहुत की जाती है टोंगिया, बट कहीं कहीं, है ना। तो वेस्टर्न इंडिया नहीं है, राइट आंसर म्यांमार हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा यार। तो देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, तो विंड ब्रेकर्स एंड शेल्टर बेल्ट दोनों की परिभाषा एक बार देख लेना। विंड ब्रेकर्स और शेल्टर बेल्ट आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग तो जो बेल्ट शेल्टर क्या करते हैं, विंड ब्रेकर्स होते हैं, शेल्टर बेल्ट क्या काम करते हैं, तो वायु वेग आपको सिंपल ही पता है, ठीक है, वायु वेग को कम करते हैं, जो तेज हवाएं चलती हैं उनको मुख्य फसल के संपर्क में आने से रोकती है, मतलब उसको बहुत कम कर दे जिससे फसल को नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बहुत फायदेमंद होता है ये विंड ब्रेकर शेल्टर बेल्ट, है ना। ये चीजें हैं, क्वेश्चन नंबर आपके टोटली हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन कुछ बता देता हूं, ठीक है। देखो डिफाइन फॉरेस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव, परिभाषा देख लेना भाई, फॉरेस्ट्री क्या है, क्या है फॉरेस्ट्री, परिभाषा लिखने को पूछेगा आपसे 3 नंबर में, यही नहीं पता होगा स्टूडेंट्स को, फॉरेस्ट्री पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, कि फॉरेस्ट्री क्या है, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो डिफाइन फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री क्या है सिंपल भाषा में, और उसके ऑब्जेक्ट लिखना, उद्देश्य क्या है, फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है, और सिंपली हेडिंग डाल के लिखा करो हरदम। जैसे वो पूछेगा डिफाइन फॉरेस्ट्री, हिंदी में लिख रहे हो तो लिख देना फॉरेस्ट्री, परिभाषा लिख दिया, फिर फॉरेस्ट्री का लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, फिर वहां पे स्टार लगा के चीजों को लिखा करो, नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार लगा के चीजों को लिखा करो। डिफाइन टोंगिया सिस्टम, इसकी भी परिभाषा देखना भाई, पूछ सकता है अपने से पेपर में, डिफाइन टोंगिया, है ना। और नेक्स्ट अपन राइट द ब्रीफ द क्राउन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री,
देखो क्राउन के बारे में लिखना है, ठीक है, क्या है क्राउन, और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज देखना पड़ेगा, नंबर चाहिए है तो। डिफरेंट बिटवीन फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो भाई इस क्वेश्चन पर। डिफ अंतर लिखना पड़ेगा दोनों में, स्टार लगा के। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी आपको देखना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिल्वीकल्चर क्या है, ठीक है। बाकी ये 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, इनको देख लेना। और मैंने कुछ आपको परिभाषाएं बताई, जैसे विंड वेरिकल शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, इनको देख लेना, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पे टोंगिया मैंने आपको जस्ट बता ही दिया है क्या होता है। फिर यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट मल्चिंग को देख लेना, मल्चिंग क्या है, ज्यादा नहीं पूछेगा, कम ही पूछेगा, मल्चिंग को देख लेना। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, और भी कुछ देखो, कुछ पेड़ भी पढ़ना, बबूल अबूल, बबूल मोस्ट इंपोर्टेंट है, टीक जो बार बार अपने से पूछा है, इनको देख लिया करो। बम्बू के बारे में पढ़ के जाना, यूकलिप्टस के बारे में तो पढ़ के ही जाना, बबूल और टीक, ताकि कुछ लिख पाओ, ठीक है। कुछ ना लिखने से कुछ लिखना अच्छा है, तो थोड़ा देख लेना इसको। बाकी मिलते हैं फिर, बाकी और इसको भी देख लेना यार, जो मैंने आपको बताया था ना, ये स्टेम से निकलते हैं ये पोलर्डिंग, ठीक है, पोलार्डिंग, इसको देखना। थोड़ा इंग्लिश अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश मेरी वीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश सीखने की, सीख भी रहा हूँ, और तो इम्प्रूवमेंट आएगा, धीरे धीरे करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का।